नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम में कुछ बातें हम आज लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अधिगम का अर्थ। वैसे तो हम क्या बोलते हैं अधिगम को? सामान्य तौर पे हम बोलते हैं सीखना। अंग्रेजी में लर्निंग, हिंदी में सीखना या अधिगम। तो अगर हम इसकी बात करें अर्थ से संबंधित, तो मैंने कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं: अनुभव, संबंध और पर्यावरण। सीखने का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम लोगों ने कुछ बातें सीखी और उसके बाद में वो वहीं पर रुक गया। वो सीखना अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम का मतलब होता है जो अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और जहां पर पर्यावरण रहता है वहां पर हमेशा ही एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम कहते हैं अधिगम। मैं पुनः चर्चा कर रहा हूं। अधिगम का मतलब केवल यहां पर सीखना नहीं है। अधिगम जो है वो सीखने से थोड़ा बड़ा है। अधिगम का संबंध है अनुभव से, संबंध स्थापित होने से और पर्यावरण से। जहां पे पर्यावरण है, जहां पर संबंध स्थापित किया जा सकता है, जहां पर अपने अनुभवों के आधार पर कुछ हम नया सीख सकते हैं, वो कहलाता है अधिगम। अब मुख्य रूप से जो परिभाषाएं हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। गिलफर्ड ने अधिगम को लेकर यह कहा कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। इसका सीधा मतलब था कि हमने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें, कुछ बातें सीखी हैं जो हमारे पूर्व अनुभव थे, उनमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ नई बातें हमने सीखी है। उस नई बातों के अनुसार हमारे व्यवहार में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। इसका अर्थ है कि हमने क्या किया है? हमने वहां पर अधिगम किया है। तो गिलफर्ड कहते हैं व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम या सीखना कहलाता है। इसी प्रकार से वुडवर्थ की बड़ी अच्छी लाइन हमारे सामने है। वुडवर्थ भी कहते हैं कि हमारे वर्तमान अनुभवों में वृद्धि, हमारे वर्तमान अनुभवों में वृद्धि सीखने का प्रकार है। वर्तमान अनुभवों में वृद्धि सीखने का प्रकार है। तो जो हमारे वर्तमान के अनुभव हैं, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था अनुभव, तो जो हमारे वर्तमान के अनुभव है, उन अनुभवों में किसी प्रकार का कहीं पर इजाफा होता है, वृद्धि होती है, तो वो किस में आएगा? अधिगम में आएगा। इस प्रकार प्रमुख प्रमुख परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपके सामने लिखी और हमने चर्चा की है। तो हम कह सकते हैं अधिगम का संबंध किससे है? अनुभव से भी होता है, पर्यावरण से भी होता है। जहां पर पर्यावरण रहता है वहां पर ही अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चा अगर उस प्रकार की चीजों से संबंध रखता है तो वो अधिगम की प्रक्रिया में सहज रूप से आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहला कारक हो गया बालक। सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक अधिगम प्रक्रिया में, क्योंकि अगर बालक की रुचि नहीं है सीखने में, उसका मन ही नहीं है, तो आप उसको कभी भी सिखा नहीं सकते हैं। तो बालक से संबंधित बहुत सारे फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे बालक की रुचि हो गई, बालक की बुद्धि हो गई,
बालक की संगत हो गई, बालक का व्यवहार हो गया, बालक की आयु हो गई। ये सारी बातें बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं। कैसे? अगर किसी विषय वस्तु को सीखने में बालक की रुचि है तो वो आसानी से वहां पर अधिगम कर पाएगा, कुछ बातें आसानी से सीख जाएगा। बुद्धि कैसे प्रभावित करती है? कहा जाता है कि बुद्धिमान बालक जो होता है वो जल्दी सीखता है। प्रतिभाशाली बालक दूसरे बच्चों से जल्दी सीखता है, जिसका IQ ज्यादा होता है और वो उसके अवधान में रहता है, उसके ध्यान में रहता है। और एक औसत दर्जे का जो विद्यार्थी है, बालक है, उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है और मंदबुद्धि बालक को सीखने में उससे भी ज्यादा समय लगता है। इसलिए जिस प्रकार बालक की बुद्धि रहती है वो उसी प्रकार किसी भी विषय वस्तु को सीखता है। एक मैंने लिखा यहाँ पे संगत। संगत का मतलब है साथ। बालक जिस प्रकार के साथियों के साथ में रहता है उसके अधिगम की प्रक्रिया वैसी हो जाती है। कैसे? अगर वो अच्छे बच्चों के साथ में रहेगा तो उसके सीखने की प्रक्रिया अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दूसरों को देखेगा, अच्छे साथियों के साथ में रहेगा तो उसके पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और उसका लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें सुधार होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके साथी या संगत जो है वो भी बच्चे को अधिगम की प्रक्रिया के तहत प्रभावित करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा व्यवहार। व्यवहार व्यवहार का मतलब यहाँ पे यह है कि बालक का किस विषय वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार है। अगर किसी विषय को वो महत्वपूर्ण मानता है, उस महत्वपूर्ण विषय के अनुसार वो उसमें सीखने में भी रुचि लेगा। उसका ध्यान जो है वो उस विषय वस्तु की तरफ रहेगा। आप जो भी पढ़ाएंगे वो बड़े ध्यान से उसको सुनेगा। तो जब वो ध्यान से सुनता है किसी भी बात को, उसको महत्वपूर्ण समझते हुए, तो यकीनन वो अधिगम की प्रक्रिया उसकी अच्छी रहेगी और वो अच्छे से सीख पाएगा। फिर मैंने लिखा है आयु। सीखने की प्रक्रिया को आयु भी प्रभावित करती है। हम छोटे बच्चों को, जैसे हम कहें कि एक शिशुकाल का बच्चा है, एक किशोरावस्था का बच्चा है, तो दोनों के सीखने में अंतर रहेगा। एक बाल्यकाल का बच्चा है तो उसमें भी अंतर रहेगा। जिसकी आयु कम है वो अपनी आयु के अनुसार बातें सीखता है, और जिसकी आयु थोड़ी ज्यादा है वो बच्चा अपनी आयु अनुभवों के आधार पर कुछ और भी बातें सीख जाता है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पे यह है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में भी सुधार होता है, उसकी ग्रहण क्षमता जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो आयु भी एक ऐसा तत्व है जो बच्चे को प्रभावित करता है। एक मैंने यहाँ पे लिखा है ध्यान। अगर बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनता है, अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनता है, तो वो उस बात को जल्दी सीख लेता है। इसी प्रकार हम आगे और भी चर्चा कर सकते हैं। बालक के तत्वों में हम बोल सकते हैं एक अभिप्रेरणा। अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अभिप्रेरणा, जिस बालक को जितनी अभिप्रेरणा मिलती है वो उसके अनुसार सीखता है। कुछ अध्यापक बच्चों का सकारात्मक पुनर्बलन करते हैं और वो सकारात्मक पुनर्बलन उन बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए प्रेरित करता है और वो उसी के अनुसार अपनी बातों को सीख जाते हैं। तो मोटिवेशन बच्चे का या अभिप्रेरणा भी एक महत्वपूर्ण कारक इसमें रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की है कि बालक जो है
उसके बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो उसको अधिगम में सहयोग करते हैं। अब कुछ एजुकेशनल पठार भी आते हैं। पठार का मतलब है कि व्यवधान उत्पन्न भी होता है बच्चे का। तो अगर बच्चा कभी बीमार है, कमजोर है शरीर से, उसकी आंखें कमजोर है, शरीर का कोई अंग भंग है, तो वो सीखने में उसको व्यवधान उत्पन्न करता है, उसको बाधा उत्पन्न करता है। तो कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उनको अभिप्रेरित करते रहें तो वो अभिप्रेरणा के माध्यम से मोटिवेशन प्राप्त करके बहुत कुछ सीख सकता है। अपने एजुकेशनल पठारों से वो आगे निकलकर अच्छी बातें भी सीख पाता है। तो ये कुछ तत्व थे प्रभावित करने वाले तत्वों में। बालक से संबंधित कुछ ऐसे तत्व थे जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि अधिगम की प्रक्रिया को अध्यापक कैसे प्रभावित करता है, तो अध्यापक जो है वो भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है अध्यापक का व्यवहार। जिस अध्यापक का व्यवहार अच्छा है, सौम्य है, बड़ा हंसमुख है, वो अध्यापक बच्चों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, ऐसे अध्यापकों का पढ़ाया हुआ बच्चों को ज्यादा याद रहता है। बच्चे उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। वो हंसते हंसते हंसाते हुए जटिल से जटिल बातों को भी समझा देते हैं। तो अध्यापक का जो अच्छा व्यवहार है, ये अच्छा व्यवहार बच्चों को सीखने में बहुत सहायता करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अध्यापक का विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, अगर अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान है तो वह अध्यापक बहुत अच्छे से बच्चों को उससे संबंधित बातों को समझा सकते हैं। और जिनको आधा अधूरा ज्ञान है वह बच्चों का क्या कर पाते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं बच्चे उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके मन में कुछ शंकाएं रहती हैं, तो बालक भी उस विषय में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। तो जिनकी पकड़ अच्छी है अपने सब्जेक्ट पर, बच्चे उनके विषय को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और अध्यापक उनको अच्छे से पढ़ाते हैं और उसी से ही अधिगम की प्रक्रिया बड़ी अच्छे से चलती रहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि अध्यापक का मनोविज्ञान, यह भी बड़ा प्रभावित करता है बच्चे। मनोविज्ञान का मतलब है बालक जो है, बालक का ज्ञान, बालक का ज्ञान। आपकी कक्षा में किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनका ध्यान आपकी कक्षा में किस प्रकार से लगाया जा सकता है। अगर इस प्रकार का ज्ञान है, उनके साथ में कैसे व्यवहार करना है, इस प्रकार का अगर उनको ज्ञान है अध्यापक को, तो वो बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर वो जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक का ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, औसत बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, और स्लो लर्नर जो है उनके साथ में कैसा व्यवहार करके उनको पढ़ाया जाए, तो वो बड़े अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अधिगम को अच्छे से प्रक्रिया को आगे चला सकते हैं। इसी प्रकार की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु विभाजन, अध्यापक सरल से कठिन सूत्र का उपयोग करते हुए बच्चे को बहुत ही
आसानी से सिखा सकते हैं। तो जो जिनका विभाजन करने का तरीका अच्छा है, विषय वस्तु को खंडों में विभाजित करके जो बड़े अच्छे से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो अधिगम प्रक्रिया को बड़े अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अध्यापक से संबंधित बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने चर्चा की व्यवहार, उनका विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, अध्यापक का स्वयं का मनोविज्ञान, उनको विषय वस्तु किस प्रकार से पढ़ाना है, पाठ्यक्रम का विभाजन करते हुए बच्चों के अनुसार अगर वो पढ़ाए तो वो बड़े अच्छे तरीके से अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आज चर्चा की है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।